हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूनिक्लास स्टडी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, प्रक्रम में लिखा था अधिनियम 1881। इसका जो अध्याय 17 है, धारा 138 से शुरू होकर 148 तक, वो अपने सिलेबस में है। तो इसका जो 138 से 148 का जो पोर्शन है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप थर्ड वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो जो है इसका उसमें मैंने सेक्शन 138, जो इसका मेन जो सेक्शन है, ये कह सकते हैं आपकी एनआई एक्ट जो है इसकी बैकबोन कह सकते हैं आप। और ये जो चैप्टर 17 है, ये किस चीज़ का उल्लेख करता है, तो वो सब कुछ 138 बताता है। 138 को मैंने पूरी कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, तो फर्स्ट वीडियो देखिए। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने 138 सेक्शन को कंप्लीट करवाया। देन इसका सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने सेक्शन 139 से 147 तक करवाया है। आज हम इसका थर्ड वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो एनआई एक्ट है अपना, प्रक्रिया में लिखा था अधिनियम, इसके अंदर पहले जो है इसके अंदर कंपनसेशन के संबंध में और अपील के संबंध में प्रावधान नहीं थे। अब जो इसका सेक्शन 143A है, 143A और 148 जो है, इसके 2 सेक्शन है, ये नए जुड़े हैं। ये दोनों सेक्शन संशोधन के द्वारा जुड़े हैं, इसलिए मैंने इन दोनों सेक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बनाना उचित समझा। तो 143A सेक्शन बात करता है पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। ठीक है, तो इंटरिम कंपनसेशन के संबंध में बात करता है 143A और अपील के संबंध में बात करता है सेक्शन 148। तो ये दोनों संशोधन हैं, ये 2018 के संशोधन से जुड़े हैं। ठीक है, 2018 के अमेंडमेंट से ये दोनों सेक्शन आए हैं और 2019 से ये जो दोनों सेक्शन हैं ये लागू हुए हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सेक्शन 143A बात करता है कंपनसेशन की और 148 बात करता है अपील के संबंध में। तो 143A क्या कहता है, पहले अपन पैरेग्राफ में से रीड करते हैं। अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मतलब सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के अधीन, चेक के लेखीवाल को, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, एक अगर किसी न्यायालय के अंदर धारा 138 का मामला चल रहा है, कोई भी न्यायालय है जो 138 का विचार सेक्शन 138 एनआई एक्ट का विचारण कर रहा है, तो वो न्यायालय क्या करेगा, चेक के लेखीवाल को, जिस व्यक्ति ने चेक लिखा है उस लेखीवाल को संक्षिप्त विचारण, या तो समरी ट्रायल में या समन मामले में जहां परिवाद में उसने किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का विभाग किया है, अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने पर परिवादी को अंतिम प्रतिकर का संधाय करने का आदेश दे सकेगा। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है अपने को कि सीआरपीसी में, मतलब जो 143A जो अंतरिम प्रतिकर की बात कर रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है, तो 143 ये बता रहा है कि कौन किसको प्रतिकर दे रहा है, किस दशा में दे रहा है, कितना प्रतिकर दे रहा है, और क्या उस प्रतिकर को प्रतिसंधाय करने के संबंध में कोई प्रावधान है, और जो कंपनसेशन जो लिया जा रहा है वो किस भांति से लिया जा रहा है। तो इन सबके संबंध में प्रावधान करता है 143A। तो इसका पहला जो क्लोज है वो ये कहता है अपने को कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, वो न्यायालय जो एनआई एक्ट के 138 के मामले का विचारण कर रहा है, 138 का जो ऑफेंस है उसकी ट्रायल कर रहा है, वो न्यायालय क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने चेक लिखा है, जो चेक का जो लेखीवाल है ना, उस लेखीवाल को अगर कोई संक्षिप्त विचारण है, समरी ट्रायल है, या समन मामले में उसने क्या किया कि परिवाद पर अभियोग का दोषी नहीं होने का विभाग किया है, जो लेखीवाल है चेक का, उसने समरी ट्रायल में या समन जो केस है उसमें उसने जो उस पर अभियोग लगाया गया, उस अभियोग का दोषी होने का विभाग नहीं किया है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या कर रहा है, अन्य कोई मामला, अन्य मतलब संक्षिप्त विचारण और समन मामले के अलावा अन्य कोई मामला है, वहाँ पे आरोप विरचित चार्ज फ्रेम करने पर जो परिवादी है, परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संधाय करने का आदेश दे सकेगा। मतलब 143A का जो पहला क्लोज है उसमें प्रतिकर कौन किसको दे रहा है, लेखीवाल जो है, लेखीवाल प्रतिकर दे रहा है परिवादी को, लेखीवाल परिवादी को अंतरिम प्रतिकर दे रहा है, इंटरिम कंपनसेशन दे रहा है। ठीक है, और क्यों दे रहा है यहाँ पे, इसलिए दे रहा है कि समरी ट्रायल और समन मामले में उसने अभियोग का दोषी होने का विभाग नहीं किया है, या अन्य किसी मामले में। तो जो और कौन सा न्यायालय है, जो न्यायालय धारा 138 का जो ऑफेंस हुआ है, जो न्यायालय 138 के अपराध के ट्रायल कर रहा है, विचारण कर रहा है, वो न्यायालय लेखीवाल को आदेश दे रहा है कि लेखीवाल परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संधाय करे। ठीक है, यह है इसका फर्स्ट क्लोज।
सेकंड क्लोज ये कह रहा है कि जो आप इंटरिम कंपनसेशन दिला रहे हो वो इंटरिम कंपनसेशन कितना होगा। तो वो इंटरिम कंपनसेशन उपधारा 1 के अधीन, जो इसका फर्स्ट क्लोज है कि अधीन अंतरिम प्रतिकर जो दिला रहे हो आप, वो चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो इसका ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है कि जो एनआई एक्ट है इसमें इंटरिम कंपनसेशन के बारे में कौन सा सेक्शन प्रावधान करता है। तो 143 एज ए करता है। कब कब ये जोड़ा है, तो 2018 में जोड़ा है। कब लागू हुआ है, 2019 में हुआ है। जो अंतिम प्रतिकर जो दिलाया जा रहा है वो कितना होगा, तो जो अंतिम प्रतिकर है वो चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड क्लोज वेरी वेरी मोस्ट है कि जो चेक का लेखीवाल है, जिस लेखीवाल को आप आदेश दे रहे हो कि परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संधाय करे, तो अंतिम प्रतिकर का संधाय करेगा लेखीवाल परिवादी को। फर्स्ट कंडीशन कितना करेगा, चेक की रकम के 20% करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि जो अंतरिम जो प्रतिकर है वो कब दिया जाएगा, कितनी अवधि में दिया जाएगा, इसके बारे में बात करता है इसका थर्ड क्लोज। देखिए अंतरिम प्रतिकर जो है, अंतरिम प्रतिकर उपधारा 1 के अधीन जारी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, जैसे ही न्यायालय ने अब 138 का अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय ने निर्देश दिया है, उस तारीख से 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए संधाय किया जाएगा। ठीक है, जो प्रतिकर का संधाय किया जा रहा है, तो प्रतिकर का जो संधाय है जिस दिन उपधारा 1 के दिन आदेश दिया है उस आदेश से 60 दिन के भीतर किया जाएगा। लेकिन जो लेखीवाल है वो न्यायालय के सामने कारण दर्शित करता है कि वो 60 दिन के अंदर जो संधाय है प्रतिकर का वो नहीं कर पाया है किसी कारण से, तो फिर न्यायालय इसकी जो 60 दिन की अवधि है उसको 30 दिन और बढ़ा देगा यहाँ पे क्लोज 3 में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन बताया कि कौन किसको प्रतिकर दे रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन कितना दे रहा है, थर्ड कंडीशन कब देगा, तो 60 दिन में, अगर उसके पास में कोई पर्याप्त कारण तो 30 दिन और उसको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इसकी समयावधि है यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तीसरा क्लोज अपने देखा। अब इसका फोर्थ क्लोज देखिए, आपने जो इसका पहला क्लोज है इसमें आपने लेखीवाल से परिवादी को इंटरिम कंपनसेशन दिला दिया, लेकिन धारा 138 का अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय है, उस न्यायालय ने क्या किया, चेक के लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लेखीवाल ने परिवादी को जो कंपनसेशन दिया था, इंटरिम कंपनसेशन जो दिया था, अब उसका क्या होगा, तो उसका ये होगा कि जो परिवादी है उसको आदेश दिया जाएगा कि आपने जो लेखीवाल से इंटरिम कंपनसेशन लिया है वो आप लेखीवाल को वापस दीजिए। ठीक है, और वो जो आप कंपनसेशन वापस दे रहे हो वो कंपनसेशन कितनी समयावधि के भीतर दोगे, और इतने दिन तक आपने उस कंपनसेशन को अपने पास में रखा है, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बदले में आपको विथ इंटरेस्ट के साथ में वो जो इंटरिम कंपनसेशन आपने रखा है ना अपने पास में, उसको आपको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका फोर्थ क्लोज। देखिए यदि चेक के लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है, यदि चेक के लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को आदेश की तारीख से 60 दिन के, अगर लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया तो परिवादी को न्यायालय कहेगा कि जो प्रतिकर की जो अंतिम रकम थी वो आदेश की तारीख से, सेम वही टाइम है, आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, और यदि परिवादी कोई पर्याप्त कारण दर्शित करता है तो 30 दिन से अनधिक अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंधाय का निर्देश देगा। ठीक है, अगर लेखीवाल को दोष मुक्त कर दिया, न्यायालय परिवादी को निर्देश देगा कि जो इंटरिम कंपनसेशन उसने अपने पास में रखा है उसको सेम वही टाइम 60 दिन के भीतर, अगर उसके पास में कोई पर्याप्त कारण तो 30 दिन की और अनधिक अवधि के भीतर वो लेखीवाल को उसका संधाय करे। लेखीवाल को संधाय करने का जो आदेश दिया जा रहा है वो किस दर से देगा, तो जो भी सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर है उससे ब्याज सहित प्रतिसंधाय का निर्देश देगा। ठीक है, विथ इंटरेस्ट के साथ में वो देगा। इसके बाद में जो इंटरिम कंपनसेशन आप ले रहे हो वो इंटरिम कंपनसेशन किस प्रकार वसूल किया जाएगा, तो वो इस प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 421 के अधीन क्या हो, जुर्माना हो। ठीक है, तो इसका छठवां क्लोज बोलता है कि धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की जो रकम है, या 138 में जो आपने फाइन लगाया था वो, या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी। ये एक जनरल प्रोविज़न है कि अगर आप दो जगह से कंपनसेशन ले रहे हो, दो जगह से आप फाइन ये जुर्माने का संधाय एक
आपको 138 के अधीन जुर्माने की रकम दिला दी है और फिर आप सीआरपीसी 357 में जाके भर्ती कर भी ले रहे हो, तो फिर आपको एक ही अमाउंट दी जाएगी, एक को दूसरे में से घटा दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 143A वेरी वेरी मोस्ट इसका सेक्शन है, 2018 के संशोधन से जुड़ा है, 2019 से लागू हुआ है, अंतरिम प्रतिकर के बारे में बात करता है। ये सेक्शन पहले नहीं था, तो ये इसमें टोटल 6 क्लोज है। पहला क्लोज अपने को बताता है कि कौन सा न्यायालय आदेश देगा, तो वो न्यायालय देगा जो 138 के अपराध का विचारण कर रहा है। ठीक है, लेखीवाल को आदेश दिया जा रहा है और लेखी फर्स्ट कंडीशन में कि जो भी न्यायालय 138 के अपराध का विचारण कर रहा है उस न्यायालय को आदेश दिया जा रहा है, वो न्यायालय आदेश देगा, लेखीवाल को देगा। और लेखीवाल को आदेश दे रहा है कि वो परिवादी को संधाय करे। क्यों संधाय करे? क्योंकि या तो संक्षिप्त विचारण या समन मामले में उसने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, दोषी होने का विवाद नहीं किया है, या फिर अन्य कोई मामला है जिसमें आरोप विरचित किए जाने पे। तो पहला पॉइंट है कि न्यायालय लेखीवाल को आदेश दे रहा है कि परिवादी को इंटरिम कंपनसेशन का संधाय करे। ठीक है, सेकंड कंडीशन कितना देगा? चेक की रकम के 20%। थर्ड कंडीशन कब देगा? 60 दिन, अगर कोई कारण है तो 30 दिन और ले लो। फोर्थ कंडीशन अगर उसको दोषमुक्त कर दिया लेखीवाल को तो क्या है, तो परिवादी देगा विथ इंटरेस्ट उसका संधाय करेगा जो अमाउंट उसने लेखीवाल से ली थी। ठीक है, इसकी पांचवी कंडीशन है कि जो यहाँ पे इंटरिम कंपनसेशन ले रहे हो वो किस प्रकार से लोगे, तो आप इस प्रकार से ले रहे हो जैसे सीआरपीसी की धारा 421 के अधीन वो क्या हो, एक जुर्माना हो। और छठवीं कंडीशन है इसकी कि यदि आपने 138 के अधीन कोई जुर्माने की रकम है या सीआरपीसी की धारा 357 के अधीन कोई प्रतिकर की रकम है, तो उन दोनों को, तो जो इस धारा के अधीन जो भी अंतरिम प्रतिकर के रूप में वसूल की गई है उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका सेक्शन 148। जैसा अपने सेक्शन 143A इंटरिम कंपनसेशन अभी रीड किया है, सेम जो है इसके प्रोसीजर जो है वो सेम प्रोसीजर सेक्शन 148 का, सिर्फ इसका जो पहला क्लोज है वो अलग है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, सेम बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है इसकी। ठीक है, तो 148 देखो, 140 इंटरिम कंपनसेशन अपने देख लिया। अब देखते हैं अपील के बारे में कि 108 दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संधाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। मानिए 138 में किसी व्यक्ति को दोषित कर दिया गया था और उस दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की किसी पक्षकार ने और वो अपील लंबित है, उस लंबित काल के दौरान न्यायालय है जो अपीलीय कोर्ट है, जो अपीलीय न्यायालय है, वो संधाई करने का आदेश दे रहा है। कब दे रहा है, किसको दे रहा है, कितनी अमाउंट का दे रहा है, ये अपन आगे रीड करते हैं। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध वो व्यक्ति जिसको 138 के अधीन चेक बाउंस के मामले में दोषित किया था, उस दोष सिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय 138 का मामला था, दोषित किया गया, लेखीवाल अपील कर रहा है और लेखीवाल जब अपील कर रहा है तो अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% होगी। ठीक है, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए वो न्यायालय जिसने 138 के अधीन दोषित किया है, वो न्यायालय लेखीवाल जब अपील कर रहा है तो जो भी अपीलार्थी है, न्यायालय उस अपीलार्थी को ये आदेश देगा कि अपील करने से पहले आप क्या करो, आप जो भी विचारण न्यायालय है वो विचार न्यायालय ये आदेश देगा कि आप अपील करने से पहले जो भी जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम जो 20% जो अमाउंट है आप उसको न्यायालय में जमा करवाइए, उसके बाद आप अपील कीजिए। ठीक है, तो जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% जो अमाउंट है उसको न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया जा रहा है। कौन सा न्यायालय दे रहा है? वो न्यायालय जो धारा 138 के अधीन अपराध का विचारण कर रहा है, तो जो विचारण न्यायालय है वो आदेश दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अमाउंट देखिए कितनी है, जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% है और इंटरिम जो कंपनसेशन था वो कितना था, वो चेक की रकम के 20% था। ठीक है, 20% से अधिक नहीं होगा। इसका प्रोविजो वेरी वेरी मोस्ट प्रीलिम्स में आ सकता है ये कि इस धारा के अधीन जो संदेह रकम है, जो अपीलीय न्यायालय जो रकम संदत करवा रहा है वो रकम, और जो धारा 143 के अधीन जो रकम है अपीलार्थी द्वारा जो संदत कर रहा है वो अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी, एडिशनल में होगी, एडिशन होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपने 143A में जो इंटरिम कंपनसेशन दिलाया है वो, और यहाँ पे जो अपीलीय कोर्ट जो आपसे अमाउंट जो डिपॉजिट करवा रहा है वो इसकी एडिशनल में होगी दोनों। ठीक है, आगे की प्रोविज़न सेम है कि जो अमाउंट संधाई करने का जो आदेश दिया जा रहा है आपको वो 60 दिन की अवधि के भीतर दिया जा रहा है। यदि कोई पर्याप्त कारण है तो 30 दिन की और अवधि है। किसी समय न्यायालय
न्यायालय को लग रहा है तो न्यायालय क्या करेगा, जब अपील लंबित है तो लंबन काल के दौरान अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम परिवादी को देने का निर्देश दे सकेगा। और अगर जो अपीलार्थी है वो दोषमुक्त कर दिया गया तो वही सेम 143A का सारा प्रावधान है यहाँ पे कि 60 दिन की अवधि के भीतर, अगर कोई पर्याप्त कारण है तो 30 दिन की और अनधिक अवधि के भीतर जो भी जो भी प्रचलित जो बैंक दर है उससे प्रतिसंधाय करने का आदेश दिया जाएगा। ठीक है, तो 143A इंटरिम कंपनसेशन के बारे में बात करता है, 148 है वो अपील के बारे में बात करता है। आप इस यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन दोनों सेक्शन के टाइटल बन सकते हैं, कितनी अमाउंट का संधाई किया जा रहा है ये बन सकता है, किस समयावधि में किया जा रहा है ये बन सकता है, अगर अपीलार्थी है या लेखीवाल दोषमुक्त कर दिया गया तो उस दशा में कितना संधाई किया जाएगा, किस भांति से प्रतिकर है वो वसूल किया जाएगा, ये इसके संबंध में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक केस बताना चाहूँगी। यहाँ पे एक केस है जीजे राजा वर्सेस तेजपाल 2019 का केस है, जीजे राजा वर्सेस तेजपाल 2019 का केस है। इस केस में ये कहा गया कि आपका जो सेक्शन 143A है और आपका जो सेक्शन 148 है, जो दोनों के दोनों जो सेक्शन जो अमेंडमेंट के थ्रू अपने पास में आए हैं, इन दोनों सेक्शन के बारे में ये कहा गया कि जो आपका 143A जहाँ पे आप इंटरिम कंपनसेशन दिला रहे हो उस सेक्शन का प्रभाव क्या होगा, तो उस सेक्शन का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा, और जो 148 है ना ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी। ठीक है, जीजे राजा वर्सेस तेजपाल 2019 का केस है, 143A का भविष्यलक्षी प्रभाव है, 148 का भूतलक्षी प्रभाव है। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी जो सेक्शन थे वो मैंने सारे फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है उसमें करवा दिए हैं। थर्ड वीडियो है जिसमें 143A और 148 दोनों अमेंडमेंट वाले सेक्शन करवाए हैं। इसके साथ साथ इस एक्ट में एक क्वेश्चन और बनता है बाहर से, ठीक है, मैं उसको भी करवा देती हूँ आपको। देखिए ये जो एक्ट है NI एक्ट, इसके जो भी मामले बन रहे हैं वो 138 में जो ऑफेंस हो रहा है उसकी ट्रायल कौन सी होगी, इसके बारे में अपन ने सेक्शन रीड किया 143 ये बोल रहा था अपने को कि NI एक्ट के जो मामले होते हैं उनमें समरी ट्रायल होगी, और समरी ट्रायल किस प्रकार से होगी, जैसे CRPC में दे रखी है वैसे होगी। ठीक है, लेकिन CRPC जो अपना एक्ट है, मेजर जो एक्ट है अपना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है उसकी समरी ट्रायल में, और जो अपने NI एक्ट में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसके समरी ट्रायल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि NI एक्ट की समरी ट्रायल और CRPC की समरी ट्रायल में अंतर बताइए। तो अपन 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो अपना प्रक्रिया में लिखित अधिनियम है इसका जो 143 में जो संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट को है। ठीक है, प्रथम वर्ग को है और महानगर को है। लेकिन जो CRPC 260 से 265 में जो समरी ट्रायल का प्रावधान है वहाँ पे समरी ट्रायल करने की शक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, महानगर मजिस्ट्रेट को और उच्च न्यायालय के द्वारा सशक्त प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी होगी। ठीक है, पहला डिफरेंस इसमें ये हो जाएगा कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, तो NI में प्रथम वर्ग और महानगर है, वहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है और वहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट है, और हाईकोर्ट द्वारा स्पेशल अपॉइंट किया गया वहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, देखिए NI एक्ट के अंदर समरी ट्रायल में जो सज़ा जो दी जा रही है वो 1 वर्ष से अनधिक का कारावास या जुर्माना जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। यहाँ पे NI एक्ट में ये सजा का प्रावधान है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है वहाँ पे 3 माह से अनधिक का कारावास का दंडादेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ पे 3 महीने का, यहाँ पे 1 वर्ष और 5,000 है। तीसरा इसमें है डिफरेंस कि अपना जो NI एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको समरी ट्रायल करने की पावर नहीं है। ठीक है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है समरी ट्रायल के संबंध में। लेकिन CRPC में लिखा हुआ है कि यदि कोई अपराध ऐसा है जो केवल जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वहाँ पे जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 200 धारा 261 में वो भी समरी ट्रायल कर सकता है। ठीक है, NI में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है, लेकिन CRPC में धारा 261 में यदि कोई अपराध 6 माह की अवधि के कारावास से जुर्माने सहित या रही दंडनीय तो वहाँ पे सेकंड क्लास भी कर लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ NI एक्ट में एक चीज़ ये लिखी हुई है सेक्शन 143 में कि यहाँ पे संचित विचारण के निष्कर्ष के लिए समयावधि का प्रावधान भी किया हुआ है कि जिस दिन परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा, परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर विचारण किया वो अंतिम निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, 6 माह की अवधि है, परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से है, लेकिन CRPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट बन रहे हैं, तो आप इनको भी थोड़ा देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो भी कॉन्सेप्ट है
इसके मैंने कवर कराने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा मैं एक प्रीलिम्स के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें ओनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं मैं उनको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके कोई भी डाउट है, 1% भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप कुछ और बेटर मुझसे आप कुछ भी उम्मीद रखते हैं मेरे से कि इस एक्ट में मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, विथ और कोई केस ऐड करना चाहिए, या फिर कुछ भी है आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।